हेलो बच्चों। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहने वाला है लेटर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स पे। इस लेटर फ्रिक्शन में हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। वो दो तीन चीजें क्या क्या है? एक तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस करना है। अगर कोई भी फोर्सेस इंक्लाइन है ना, उसको भी हमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में लेके आना है। और दूसरी चीज क्या है? मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या चीज है वो मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो फर्स्ट, लेडर ऑफ लेंथ 5 मीटर। ये लेटर है, देखो ये, इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। is placed against a smooth wall as shown in the figure. The coefficient of friction is mu between the ladder and the ground. देखो ये वॉल क्या है मेरी? स्मूथ है। और इस ग्राउंड और इस लेडर के बीच में मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इफ द लेड इज नॉट टू स्लिप? हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बतानी है ताकि ये स्लिप ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करने का तरीका क्या है? पहले तो हमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस को फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। चलो पहले हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये ग्राउंड इस लेडर पे नॉर्मल दे रहा है N1, तो N1। और बताओ क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं इस पे? और ये वॉल इस लेडर को भी नॉर्मल दे रही होगी, तो ये मानो मैं N2, ये मेरा N2। अब बताओ और फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो बता सकता है मुझे? तो इस लेडर का वेट है वो W मान रहा हूं मैं, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg या फिर W। mg की वजह मैं क्या लिख रहा हूं? W। अब मुझे बताओ बच्चों, फ्रिक्शन कैसे और कहां एक्ट करे? क्योंकि ये तो स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये वॉल और ये लेटर है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं क्योंकि हमें स्मूथ वॉल गिवन है। लेकिन इस ग्राउंड और ये लेटर है ना, देखो ये ग्राउंड और ये लेटर, इसके बीच में हमारा फ्रिक्शन है म्यू। तो लेटर किस तरफ आना चाहिए बताओ? तो लेटर किस तरफ आना चाहिए? लेटर आना चाहिए इस तरफ। तो फ्रिक्शन का काम क्या है? इसको रोकना। तो फ्रिक्शन किस साइड एक्ट करेगा? कुछ इस साइड एक्ट करेगा। ये मान रहा हूं फ्रिक्शन एट पॉइंट बी, और इस पे फ्रिक्शन कितना है मेरा? फ्रिक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? एक तो हॉरिजॉन्टल को और एक वर्टिकल को फोर्सेस को बैलेंस करना है। देखो हॉरिजॉन्टल में कितने कितने फोर्सेस है और वर्टिकल में कितने कितने फोर्सेस। तो मुझे बताओ इस पॉइंट बी पे फ्रिक्शन एफ वी कितना होने वाला? एफ वी म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1। अब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखो हॉरिजॉन्टल में समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है हमें। हॉरिजॉन्टल में जितने भी फोर्सेस है उसको 0 के इक्वल रखना है। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस कितने मेरे? म्यू N1 इस डायरेक्शन में है और N2 मेरा इस डायरेक्शन में है। सो म्यू N1 इज इक्वल टू N2। अब वर्टिकल देखो, डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में देखोगे तो N1 इज इक्वल टू W। क्यों? N1 ऊपर की डायरेक्शन में, W डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो N1 इज इक्वल टू W। तो मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट इसको कह सकता हूं और इक्वेशन सेकंड में इसको बोल सकता हूं। अब हमने ये तो अप्लाई कर दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन को तो अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्सेज है, इंक्लाइन प्लेन पे इसमें कोई फोर्सेज नहीं है। अगर इंक्लाइन प्लेन में फोर्सेज होते तो मैं वो भी सोल्व कराऊंगा। देखो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लाइन प्लेन के लिए ही पूछ लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है मोमेंट के बारे में। मोमेंट, और मोमेंट हमें वहां सोल्व करना है जहां पे फोर्सेस ज्यादा जीरो हो सके। मोमेंट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। अब वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है वो चलो पहले बता देता हूँ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज है हमारी? देखो इस N1 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है हमारी? इस फ्रिक्शन की ये है। तो इस पॉइंट से गुजर रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जिस पॉइंट से गुजर रहा है तो इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा जहां हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से अगर पास हो रही है तो हमारा मोमेंट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब मुझे बताओ डब्ल्यू की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है? ये है। तो इस पॉइंट से जहां से हम मोमेंट निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंट आएगा। N2 के लिए ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही। तो इस तरीके से हम मोमेंट निकालने वाले। अब मुझे बताओ पॉइंट बी पे, और मोमेंट हम कहां निकालेंगे? जहां पे हमारा फोर्सेस ज्यादा जीरो हो रहे हो। तो जीरो कौन सी पॉइंट पे हो रहे हैं? बी पॉइंट पे। क्यों? दो फोर्सेस है उस पे, पॉइंट ए पे तो एक ही फोर्सेस है। तो देखो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और इसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान में रखना है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज को जीरो पॉजिटिव लोगे या फिर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये हम कैसे डिफाइन करेंगे?
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम जो मोमेंट निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चलो वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो मैं पहले पॉइंट बी के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मैं पहले N2 के लिए निकाल रहा हूं। ये देखो ये है मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और AO हमें ये गिवन है 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी मेरा कितना है 4 मीटर। तो मोमेंट क्या होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। ये मेरा मोमेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये बताओ मुझे। आप या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं। इसमें मोमेंट को मैं क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूं मैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूं मैं नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम सोल्व करें। आप ले सकते हो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। लेकिन इसमें देखो अब N2 के लिए हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। N2 पे अपने फिंगर रखो और जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसकी ओर कर्ल करोगे तो मेरा देखो ये कुछ इस तरीके से है मेरी फिंगर। तो ये कौन सी है मेरी बताओ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूं मैं पॉजिटिव। ये रहा मेरा पॉजिटिव। अब डब्ल्यू के लिए ये है तो मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है। मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो हम निकाल सकते हैं इसको। देखो ये मेरा 4 है, ये है 4 और ये है 3। तो 4 के सामने वाला एंगल आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं। ये तो होगा मेरा 53 डिग्री और ये हो गया मेरा 37 डिग्री और ये तो 90 है ही। ये कैसे है कैसे नहीं है ये तो आप नहीं पूछोगे ना। देखो यार दो फेमस ट्रायंगल थे हमारे, tan थीटा में है एंगल। तो इस W के लिए आपको मोमेंट निकालना है तो इसके लिए मैं ये डिस्टेंस मान रहा हूं x। ये डिस्टेंस क्या मान रहा हूं x क्योंकि ये डिस्टेंस सही है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से हमें निकालनी है। तो वही तो हमारा मोमेंट है लाइन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो W इंटू मैं एक बार यहां तो पॉजिटिव लिख रहा हूं ना नेगेटिव लिख रहा हूं। W इंटू ये बताओ मुझे x कितना होगा। आप यहाँ पे cos 53 डिग्री अप्लाई करो। cos 53 डिग्री क्यों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा x अपॉन हाइपोटेनियस। ये टोटल लेंथ है वो कितनी है मेरी। ये टोटल लेंथ A टू B कितनी है मेरी 5। तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 2.5। अब देखो ये W आप बोलोगे सर यही क्यों लिया ऊपर नीचे ले सकते क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ले रहे हैं। ठीक है तो x अपॉन बताओ कितना 2.5 सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू cos 53 डिग्री और cos 53 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 3 अपॉन 5। तो 3 अपॉन 5 ये 5 से 5 कैंसिल x इज इक्वल टू आ गया मेरा 3/2। अब इसकी डायरेक्शन को आप इस मोमेंट की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव। देखो ये है मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके अलोंग तो हमें फिंगर को रखना है और उस पॉइंट की तरफ हमें कर्ल करना है। तो कुछ फिंगर हमारी कुछ इस तरह से आएगी। तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूं मैं नेगेटिव। नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो N2 इंटू 4 इज इक्वल टू W इंटू 3/2 W इंटू 3/2 या फिर N2 इज इक्वल टू W इंटू 3/8 और W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं N1। देखो N2 इज इक्वल टू और अब आप N2 इज इक्वल टू अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो। क्यों क्योंकि मैं तो ओनली म्यू रखना और सब कुछ चीजें गायब करनी है। गायब कैसे करेंगे बताओ। अब W की जगह क्या रखूं मैं N1 और N2 की जगह म्यू N1। देखो ये है मेरा म्यू N1 और W की जगह N1 इंटू 3/8। ये रहा मेरा N1 से N1 कैंसिल तो म्यू इज इक्वल टू 3/8 तो ये है मेरा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में म्यू इज इक्वल टू 3/8। ये है मेरा ऑप्शन सी। इसमें पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। इसमें हमें देखना क्या क्या है। एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना है ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर कोई भी फोर्स इंक्लाइंड है तो भी उसको हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेके आना। ठीक है उसके बाद हमें मोमेंट अप्लाई करना है। आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हो एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हो। किसी एक को पॉजिटिव और किसी दूसरे को नेगेटिव। ठीक है बच्चों तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। If a ladder weighing 250 Newton is placed against a smooth vertical wall
हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड फ्लोर इज 0.3। फ्लोर या फिर ग्राउंड और इस लेटर के बीच में फ्रिक्शन कितना है मेरा 0.3। देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेटर एंड द फ्लोर। पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरी वॉल है और ये मेरा फ्लोर है और ये मेरे क्या है लेडर है। इनके बीच में म्यू गिवन है कितना 0.3। तो इसमें आपको फ्रिक्शन फ्रिक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है ना। एफ ये पॉइंट ए मान रहा हूं और ये पॉइंट मैं बी मान रहा हूं। तो एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन वन। ये मेरा एन वन है। अब नहीं बताने वाला ना मैं एन वन कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि ये फ्लोर है इस लेटर पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो बताओ नॉर्मल कहाँ एक्ट करता है, जहां सर्फेसिस का कॉन्टेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल ये हमारे क्या है कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो फिर नॉर्मल या फिर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है एन वन और ये मेरा एन टू और ये है मेरा वेट और इसका वेट हमें गिवन है और ये है मेरा वेट और इसका वेट हमें गिवन है कितना बताओ 250 न्यूटन। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फोर्सेस की म्यू इंटू एन वन की, सी कितनी होने वाली है। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना। हॉरिजॉन्टल कौन सा बताओ, एन टू इज इक्वल टू म्यू एन वन, एन टू इज इक्वल टू म्यू एन वन। ये तो हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में एन वन इज इक्वल टू 250, एन वन इज इक्वल टू 250। ये आ गया मेरा वर्टिकल में। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं भी करते ना फिर भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि मैं वेट गिवन, क्योंकि मैं वेट गिवन है एन वन इज इक्वल टू 250 है और म्यू एन वन की हमें वैल्यू बतानी। बता, अब इसमें मोमेंट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है हमें बच्चों, अब इसमें हमें मोमेंट फाइंड करने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ओनली म्यू एन वन की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहां एट पॉइंट बी। बी पॉइंट बी क्यों, क्योंकि फ्लोर और इस लेटर के देखो द फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेटर एंड द फ्लोर। फ्लोर और इस लेटर के बीच में हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होने वाला हमें वो बताना है, और वैल्यू किसकी म्यू एन वन की। तो म्यू एन वन कितना हो सकता है बताओ, 0.3 म्यू है और 250, 250 ये जीरो से जीरो कैंसिल, सो 75 न्यूटन। तो ये आ गया मेरा फ्रिक्शन एट पॉइंट पी, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 75 न्यूटन। देखो ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। देखिए सोचने का तरीका, अब आपको पहले वो निकालते कि यार ये अब मोमेंट कैसे निकालेंगे, हमें कुछ तो गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है इसका मतलब हमें मोमेंट निकालने की नीड नहीं। ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द बॉटम एज ऑफ स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये वॉल है और ये बॉटम है इसका, एन इंक्लाइन प्लेन इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये इंक्लाइन प्लेन है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया गया है। ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ एल, ये यूनिफॉर्म लेडर है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी सेम है उसकी, लेंथ एल है, एंड द मास एम रेस्टेड ऑन द इंक्लाइन प्लेन अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। जो इंक्लाइन प्लेन है ना इसके परपेंडिकुलर ये लेडर को पुट किया गया। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, इफ द प्लेन इज ऑल्सो स्मूथ। अब ये प्लेन है, अगर स्मूथ है तो विच वे विल द लेडर स्लाइड, कौन सा रास्ता होगा उस लेडर का स्लाइड करने का, ये नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इस पे पहले हमें फोर्सेस को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले हम वो देखेंगे, या फिर आप वीडियो आप अलग से बना सकते हो या फिर इसी में बना सकते हो। एक तो मैं मान रहा हूं कि ये नॉर्मल है तो इसका भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से ही होगा। ये मान लो N1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 और इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और कोई फोर्सेस है तो बताओ, और कोई फोर्सेस नहीं है। अब हमें निकालना क्या है कि हम देखेंगे कि ये लेटर, अगर ये इंक्लाइन प्लेन और लेटर के बीच में ये वॉल वेरी स्मूथ है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि अगर प्लेन ऑल्सो स्मूथ हो, ये मतलब स्मूथ हो, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तब हमारा ये लेटर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अब मैं इसमें बताओ आपको पूरा खोल के क्वेश्चन बताऊं या फिर कैसे बताऊं, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो चलो मैं बता देता हूं, ऐसे ही बोल के बता देता हूं, लिख के नहीं बता रहा। आपको पता है, मैंने बहुत बार मैं बता चुका हूं, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन अगर ओरिजेंटल के साथ एंगल 45 डिग्री है इसका, तो इस इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ भी एंगल कितना हो गया मेरा, 45 डिग्री। कितना होगा मेरा, 45 डिग्री। तो इस पे एक तो कंपोनेंट आएगा मेरा, ये करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, ये मेरा n1 माना है ना मेरा, n1 cos 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा मेरा, n2 सॉरी n1 sin 45 डिग्री। ये मैं बता रहा हूं, लेकिन क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन आपको कंपोनेंट कैसे लेंगे हम वो बता रहा हूं साथ साथ में। और तो कोई फोर्सेज नहीं है जिसके हम कंपोनेंट लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको अब एक बार रफ कर रहा हूं, क्यों, हमें इसकी नीड नहीं है। ये क्या था मेरा n1। अब हम मोमेंट से पता कर सकते हैं, मोमेंट से तो पता होगा ना कि हमारा लेडर है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकाले बताओ, मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकाले। कोई सोच सकता है बंदा कि जहां फोर्सेस ज्यादा हो, जीरो हो हमारा, उस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालें। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल सकता हूं क्या मैं, ये पॉइंट में मान रहा हूं पॉइंट सी, ये मेरा पॉइंट सी। क्यों, क्योंकि एक तो mg इस पॉइंट से पास करेगा, एक n1 भी इस पॉइंट से पास करेगा, तो इसका मोमेंट जीरो होने वाला है। तो ओनली n2 है जिसकी वजह से मोमेंट होने वाला है हमारा। ये लेटर है वो हमारी किस तरफ स्लिप होने वाली है, देखो n2 की तरफ आप फिंगर को रखो और उस पॉइंट की ओर कल करोगे तो इस डायरेक्शन में मोमेंट देगा इस लेटर को। तो बताओ फ्रिक्शन कैसे कैसे एक्ट करेगा। आपको पता है मोमेंट की डायरेक्शन से ही पता चलेगा कि ये लेडर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलेगा या फिर अप चलेगा, डाउन चलेगा या फिर अप चलेगा। तो अब कैसे बताऊंगे बताओ, क्योंकि मोमेंट निकालना है मैं पॉइंट सी के अबाउट। क्यों, एक तो इस कारण mg के कारण लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट से गुजर रही है, और एक n1 की भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट पे गुजर रही है। अब देखो हम मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालने वाले, क्योंकि n2 एक ऐसा फोर्सेस है जो इस लेटर को मोमेंट दे सकता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो n2 की तरफ अपनी फिंगर को रखो और उस पॉइंट के अबाउट आप पॉइंट की ओर आप कर्ल करोगे तो ये डायरेक्शन आ रही है मेरी। तो मतलब ये लेडर को नीचे की ओर लेके जाना है, जाना चाह रहा है कौन, n2। तो लेकिन हमें पता है फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन तो जहां है सिस्टम वहीं रहना देना चाह रहा है, कि न तो तू नीचे जा न तो ऊपर जा। तो अगर ये लेडर नीचे की ओर स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर की ओर। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। अब द प्लेन, ये आ गया मेरा ऑप्शन ए में जो बातें लिखी है उसका आंसर है अब द प्लेन। अब सेकंड में, व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी सो दैट द लेडर डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। अब हमें उस फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि ये इस लेडर को स्लाइड न होने दे नीचे की ओर। आपको पता है अब तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए सिस्टम को अप्लाई करोगे। तो सेकंड में क्या बोला है, जो डायग्राम था मैंने उसको मिटा कि व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी सो दैट द लेडर डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। अब हमें यहाँ पे सभी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्सेस है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वर्टिकल में कितना फोर्सेस है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे कोई बता सकता है, क्योंकि हमें अब देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे है मेरा फोर्सेस n1, न तो हॉरिजॉन्टल में। हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है इसमें बच्चों, ओनली तीन चीजें। एक तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बैलेंस करो, वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस करो, और मोमेंट को फाइंड करो। ठीक है, अब इसमें मैं करने वाला हूं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब हॉरिजॉन्टल में देखो कौन कौन से फोर्सेस है। अब देखो ये n1 है मेरा इंक्लाइन है, लेकिन इसको तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेके आना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं पहले भी बता चुका हूं 2 मिनट जस्ट 5 मिनट पहले ही, कि इंक्लाइन प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री है तो उसी इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर उस वर्टिकल के साथ भी 45 डिग्री होने वाला है। ये चीजें अगर आप जीवन में ध्यान रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके। तो मेरा ये एंगल भी कितना होने वाला है, 45 डिग्री। और अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री। एक तो n1 cos 45, तो n1 बाई रूट टू, और ये भी n1 बाई रूट टू। अब फ्रिक्शन देखो, हमने मोमेंट से पता किया था कि स्लाइड होना चाहिए लेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर की ओर, F1 पॉइंट P। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री है।
देखो एफ बी कितना होने वाला है मैंने बताओ, अगर मैं इसको एफ मानू, देखो बच्चों अगर मैं इसको एफ मानू, क्यों बार बार बी नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, तो एक तो एफ cos 45 क्या, एफ बाई रूट टू इस डायरेक्शन में, और ऊपर की ओर डायरेक्शन में भी कितना, एफ बाई रूट टू। अब आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस है बताओ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो n2 इज इक्वल टू, सॉरी n2 प्लस में f बाई रूट टू इज इक्वल टू n1 अपॉन रूट टू, n1 अपॉन रूट टू। ये तो अभी मेरी हॉरिजॉन्टल की वजह से इक्वेशन फर्स्ट। अब डेल्टा एफ वाई, सॉरी समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ वाई के लिए देखो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक तो n1 बाई रूट टू प्लस में f बाई रूट टू क्या, प्लस में f बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी, और कोई फोर्सेस नहीं है ना, सो इक्वेशन टू। तो अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या रहती है बच्चों, थर्ड कंडीशन रहती है मेरी मोमेंट की। मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, जहां पे फोर्सेस ज्यादा जीरो, तो पॉइंट बी पे हमारा फोर्सेस क्या रहा है, हो रहा है जीरो ज्यादा हो रहा है। क्यों, एन वन बाई रूट टू ये, और एक एन वन बाई रूट टू ये, एफ बाई रूट टू ये, और एफ बाई रूट टू ये, चार फोर्सेस जीरो हो रहे। ओनली किस वजह से, देखो ये एन वन, आप सोचोगे ना ये एन वन इसकी वजह से मोमेंट क्यों नहीं निकाल रहे, तो बच्चों एन वन को तो हमने एन वन बाई रूट टू और एन वन बाई रूट टू कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो ओनली मोमेंट किसकी वजह से होगा, एक तो mg की वजह से, ये डिस्टेंस निकालना, क्यों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट तक की, और एक n2 और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारी क्या है, मोमेंट। तो ठीक है, मोमेंट निकाल रहा हूं मैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट p इज इक्वल टू जीरो, mg इंटू ये डिस्टेंस मान लो मैं x, ये x कैसे निकालेंगे, ये भी 45 है। अब मुझे बताओ a टू b की लेंथ है मेरी l, तो ये C से B की लेंथ कितनी होगी मेरी, L बाई टू। तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये हो गया मेरा L बाई टू cos 45 डिग्री। अब यार ये cos 45 डिग्री क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पूछोगे ना, क्योंकि ये x है वो L बाई टू cos 45 डिग्री ही लेंथ होने वाली है। अब यार कैसे होगी ये भी बताऊंगी आपको, ये कुछ इस तरीके से, ये है मेरा L बाई टू और ये है मेरा 45 डिग्री, तो cos 45 लगा लो, ये क्यों, x निकालना है मुझे, x इज इक्वल टू, सॉरी cos 45 कितना होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन एल बाई रूट टू। तो यहां से x निकालोगे तो कितना है बताओ, ये इतना ही तो आएगा, mg इंटू एल बाई टू। cos 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, वन बाई रूट टू, ये आ गया मेरा वन बाई रूट टू। इसकी क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी बताओ, क्योंकि हमें इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये देख लिया करो, इसके अलोंग तो हमें फिंगर को रखना है और पॉइंट के अलोंग कर्ल करना है। तो कर्ल करोगे तो ये आ गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव, ये रहा मेरा नेगेटिव। अब देखो n2, ये है मेरा n2 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, देखो ये टोटल लेंथ है मेरी L और ये एंगल है मेरा 45, तो ये लेंथ कितनी होगी, L cos 45 डिग्री, और इसकी मोमेंट की डायरेक्शन, ये इस n2 के अलोंग आप फिंगर को रखोगे और उस पॉइंट की ओर कर्ल करोगे तो ये आएगा मेरा क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो प्लस n2 इंटू L cos 45 डिग्री, तो L बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसको सोल्व करोगे, एक मिनट में कर लेता हूं इसको नीचे, सो L से L कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, सो n2 इज इक्वल टू एम जी, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया तो एम जी बाई टू, ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, यहाँ पे यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू, अगर मैं इनके बीच में फ्रिक्शन मानू म्यू इंटू नॉर्मल कितना मेरा एन वन, तो ये है मेरा एन वन, तो मुझे एक तो फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए और एक एन वन की, तभी तो मेरा म्यू की वैल्यू निकालूंगा ना मैं, कि कितना हमें म्यू मिनिमम निकालना है। देखो सेकंड में पढ़ो आप, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी सो दैट द लेडर डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। तो हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, एक तो एफ की वैल्यू निकालेंगे हम और एक एन वन की, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा म्यू मिनिमम आ जाएगा। तो म्यू मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, देखो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू एफ अपॉन एन वन। एक तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो आप, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में एन वन बाई रूट टू है ना, इसको मैं इक्वेशन सेकंड में रखूं तो मेरा एन वन बाई रूट टू खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसकी जगह रखो आप,
फर्स्ट एंड सेकेंड। n2 प्लस एफ बाई रूट टू, इसकी वैल्यू आ गई, प्लस में एफ बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी। अब इसको सोल्व करोगे तो n2 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा बताओ, n2 प्लस में, सो n2 प्लस, सो रूट टू एफ, क्या यहां से रूट टू एफ इज इक्वल टू एम जी। अब ये रूट टू एफ क्यों आएगा ये तो नहीं पूछोगे ना, क्योंकि टू एफ अपॉन रूट टू है मेरा, तो ये आ गया मेरा रूट टू एफ। अगर नहीं यकीन हो तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मेरा एम जी की वैल्यू रखो आप एन टू से, यहां से। अब ये इक्वेशन आ गई मेरी फोर्थ। अब फोर्थ और थर्ड को देखो तो एन टू की वैल्यू रखो, फोर्थ और थर्ड को देखोगे तो एन टू की वैल्यू है मेरी एम जी बाई टू, ये हो गया मेरा एम जी बाई टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। एम जी बाई टू प्लस में रूट टू एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा एम जी टू अपॉन रूट टू, ये आ गई मेरी इक्वेशन 5। मैंने एफ की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन एन वन की वैल्यू और रहेगी मेरी। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, करो नीचे इसको। टू क्या मेरा, चलो यहां से कर दे रहा हूं मैं ना, एन वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू, पहले लिख ले रहा हूं मैं, माइनस में एफ कितना मेरा एम जी अपॉन टू रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू, सो 4 प्लस में एम जी, तो एन वन इज इक्वल टू रूट टू इंटू, देखो 4 माइनस वन 3 एम जी बाई 4, ये है मेरा एन वन। तो अब म्यू इज इक्वल टू, म्यू मिनिमम कितना होगा मेरा बताओ, एफ अपॉन एन वन, एफ कितना मेरा एम जी अपॉन टू रूट टू इंटू एन वन, एन वन कितना मेरा रूट टू इंटू 3 एम जी बाई 4, एम जी से एम जी कैंसिल, सो 2 टू द 4, तो ये 4 कैंसिल, तो ये मेरी म्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी, 1/3। ओके बच्चों, तो अब इसमें आपको देखना होता है कि इंक्लाइन प्लेन पे भी अगर कोई फोर्सेस है तो उसको हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेके आना, और उसके बाद में हमें एक कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है। तो अब इसमें हमने किया क्या क्या, देखो N1 मेरा क्या था, इंक्लाइन था, लेकिन हमें इसको क्या करना है, N1 और F फ्रिक्शन फोर्स दोनों मेरे इंक्लाइन थे, लेकिन इसको हमें क्या लेके आना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में भी लेके और वर्टिकल में भी लेके। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमें मोमेंट को फाइंड करना है, और मोमेंट फाइंड करने के बाद आपको पता है, आप पहले ये देख लिया करो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। देखो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू एफ अपॉन एन वन। अब कैसे, जैसे इक्वेशन बहुत सारी है हमारे पास, इससे हमें एफ अपॉन एन वन निकाल लेना है, और एफ अपॉन एन वन निकालोगे तो हमारी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये लेटर देखो, ये लेटर है इस वॉल से यहाँ पे टच है, ये नॉर्मल कुछ इस तरह से नहीं है, क्योंकि जहां कॉन्टेक्ट होगा वहीं नॉर्मल होगा हमारा, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से, ये मान लो n1 या फिर n2 मानते हैं हम, और इसको मान लो n1। अब आपको पता है इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, अगर ये 45 डिग्री है एंगल है तो ये भी मेरा 45 डिग्री का एंगल है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो एक n2 का एक ये कंपोनेंट हो गया मेरा n2 का cos 45 डिग्री, n2 बाई रूट टू, और एक ये कंपोनेंट हो गया मेरा n2 बाई रूट टू। अब बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आए कि नहीं आए, बताओ मुझे। और ये फ्रिक्शन एफ ऑन, ये पॉइंट ए मान रहा हूं मैं, और ये पॉइंट बी मान रहा हूं, एफ ऑन बी, और एक ये वेट हमें गिवन है कितना, 250। अब ये डिस्टेंस आप निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, एक्स, क्यों मोमेंट को फाइंड करना होगा ना हमें, एक्स को कैसे फाइंड करोगे बताओ, 3.5 का हाफ कितना होता है मेरा 1.75, तो 1.75 इंटू कॉस 45, 1.75 इंटू रूट टू, कुछ इस तरीके से, या हो सकता है ये सही हो या गलत हो आप देख लेना, लेकिन इसके लिए आपको लिए होमवर्क है, ये थोड़ा ये देख लेना राइट है या नहीं है, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया, लेकिन आपको करना क्या है इसमें, डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू मिनिमम ही हमें निकालना है वापिस, कितना, एफ अपॉन एन वन, आपको मैंने पीछे बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू, आज का लेक्चर करते हैं हम यही स्टॉप।